नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश मिश्रा आपको इतिहास में आज वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। अभी तक आप लगातार हड़प्पा सभ्यता देखते चले गए, उसमें काफी फैक्ट थे। फैक्ट हालांकि यहाँ भी बहुत हैं, लेकिन ये ऐसा चैप्टर रहेगा जो काफी कुछ अपने आप में बताता है, क्योंकि ये आता किसमें है, ऐतिहासिक में, सॉरी आदि ऐतिहासिक में आ जाएगा। इसकी जो लिखित सामग्री हमको मिल चुकी है, तो इससे हम लोग इसके बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। तो इस वजह से वैदिक सभ्यता को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शुरू करते हैं आराम से, देखते हैं क्या क्या इसमें खास है और क्या क्या ऐसा खास है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता एग्जाम में सवाल खूब आ रहे हैं, इससे खूब सवाल पूछे जा रहे हैं, हर एक छोटी बड़ी लाइन से सवाल बन रहा है। तो वैदिक सभ्यता में जो वैदिक वर्ड है, यहीं से एक कहानी बन जा रही है कि इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं। तो वैदिक जो वर्ड है वो वेद से बना है, और वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान। फिर बात आती है कि वेदों की रचना किन्होंने की। तो अगर हम डायरेक्ट ये कहें कि वेदों की रचना वेदव्यास ने की, तो ये अपने आप में सही माना जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इस वैदिक सभ्यता में हम उसके सामाजिक संगठन के बारे में भी जानेंगे, तो हम वेदव्यास को न जानकर उस पूरे समाज के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। और वो समाज क्या था? आर्य समाज था। और यहाँ पे आर्य वो वाला आर्य समाज नहीं है जो दयानंद सरस्वती वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो आर्य है, उस आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। जो बौद्धिक प्राणी है, बुद्धिस्ट है, उसको यहाँ पर आर्य कहा गया है। मतलब ये आर्य जातिवाचक नहीं है, बल्कि क्या है, समाजवाचक है या समूहवाचक है। ठीक है, तो आर्यों की वजह से इस सभ्यता का जो कह सकते हैं पुनर्गठन हुआ, इस सभ्यता की स्टार्टिंग हुई आर्यों की वजह से। और उनके जमाने में जो पुस्तकें थी, उसमें सबसे ज्यादा खास क्या थी? वेद थे चारों, और उसी वेद के आधार पर इसको क्या बना दिए? वैदिक सभ्यता बना दिए। तो आर्य वेद, इन दोनों के जो संगठन से चीजें सामने आई, उसको हम एक एक करके देखते चलते हैं। क्या क्या इसमें नया था, क्या क्या ऐसी चीजें थी जो अभी तक हड़प्पा सभ्यता से एकदम इनको अलग कर रही थी और जोड़ भी रही थी। दोनों चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहली बात, तो इस साहित्य में क्या आ रहा है? इसके साहित्य में वेद आ रहे हैं। ठीक है, वेद के साथ क्या आ रहा है? ब्राह्मण ग्रंथ आ रहे हैं इनको समझने के लिए, आरण्यक आ रहे हैं, और उपनिषद आ रहे हैं। हालांकि इनकी चर्चा भी अलग से करेंगे। यहाँ पे एक जर्नल देखते हैं कि क्या क्या रहेगा। इन तीनों को छोड़ो, हम वेद की बात करते हैं शुरुआत में। तो वेद क्या है और इनका जो साहित्य है वो कैसा है? तो इस साहित्य के बारे में, चूंकि आद्य ऐतिहासिक की बात कर दी गई और जबकि लिखित सामग्री हो पठनीय है, इसको तो डायरेक्ट ऐतिहासिक में डाल देना चाहिए था। लेकिन इन दोनों के बीच में मैटर क्या था, पजल क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ये जो साहित्य हमें मिल रहा है, क्या ये उस जमाने का है जबकि ये सभ्यता है? तो बिल्कुल नहीं है। ये जो साहित्य मिल रहा है हमको, ये उस जमाने का ना होके बल्कि उसके बाद का है। तो फिर उसकी जो रचना थी या इनमें जो चीजें बताई गई हैं, ये उस जमाने की थी, उनके बारे में कैसे पता चला? तो ये साहित्य शुरुआत में इसको बोला जाता है श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य, इसका मतलब ये होता है, ये ऐसा साहित्य है जो अनुश्रुतियों के आधार पर अपने द्वारा किसी दूसरे को बताया गया, उसने उसको कंठस्थ कर लिया। गुरु शिष्य वाला प्लान, जो पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुओं ने शिष्यों को बताया, शिष्यों ने कंठस्थ कर लिया। फिर बाद में जब वो गुरु बने तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को अपना ज्ञान ट्रांसफर करते रहे। लेकिन जो लेखन का कार्य हुआ बहुत बाद में हुआ, मतलब इस वैदिक सभ्यता के बहुत बाद लेखन का कार्य संपादित किया गया। अब चूंकि जो घटनाओं का जो सार है, घटनाओं के बारे में जो जानकारी है वो उस जमाने की है, लेकिन लेखन कार्य जो है वो बाद में हुआ है। तो इसलिए इसको प्राग ऐतिहासिक में तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि मैटर मिल चुका है। और ऐतिहासिक में इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि जो मैटर मिला वो उस जमाने का नहीं है, बाद में लिखा गया। लेकिन मैटर के अंदर जो चीजें बताई गई हैं वो उन्हीं जमाने की, तो इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक में डालते हैं। और ये साहित्य क्या है? श्रुति साहित्य है। ठीक, तो ये थोड़ा सा इसमें पजल है जो एक
अपने आप में ही विवादास्पद रहता है, इसके बारे में यहाँ चर्चा हो गई। अब देखते हैं कि इसका जो काल क्रम था वो क्या था, कब से कब तक ये सभ्यता बनी रही, काल क्रम। तो जो टाइम पीरियड है इसका, ये माना जाता है कि जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ या पतन हुआ, उस टाइम से लेकर आगे के उस टाइम तक इसको लिया जाएगा जब द्वितीय नगरीय क्रांति है उसकी स्टार्टिंग होती है। द्वितीय नगरीय क्रांति का मतलब है आपका लौह युगीन सभ्यता के आगे का हिस्सा, महाजनपद काल वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसको कहां से हम ले सकते हैं, एक तो जो इसकी सबसे नीचे का वाटर कह सकते हो या सबसे पीछे की जो डेट होगी वो क्या होगी, हड़प्पा के पतन का समय, हड़प्पा के पतन का समय। और दूसरा क्या होगा, जो सबसे ऊपर की लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, द्वितीय नगरीय क्रांति, द्वितीय नगरीय क्रांति। तो इसके बीच में जो समय है, इसके बीच का जो टाइम रहेगा वो सब क्या होगा, वो हो जाएगा वैदिक सभ्यता का टाइम। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा का पतन आपने बताया था 1500 बीसी के आसपास, और द्वितीय नगरीय क्रांति की कहानी क्या है, 600 बीसी के आसपास। तो इसके बीच का जो समय बचा 1500 से 600 के बीच का जो समय बचा वो पूरा का पूरा किसमें आ जाएगा, वैदिक सभ्यता में आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे के पूरे टाइम को भी दो भागों में बांटा गया है, लोहे की प्राप्ति के आधार पे। मतलब वैदिक सभ्यता को लोहे की प्राप्ति के हिसाब से दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भाग है इसके, एक है इसका ऋग्वैदिक काल, एक क्या है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दोनों की टाइमिंग क्या है, देखो ऋग्वैदिक काल तो वही होगा, सॉरी 1500 बीसी से, इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 1500 बीसी से, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, लेकर जैसे ही लोहे के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो जाते हैं वहां तक। तो 1000 बीसी में एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से पहला साक्ष्य देखने को मिला है लोहे का, एटा जिले का अतरंजी खेड़ा। तो ये टाइमिंग क्या थी इसकी, 1000, मतलब जैसे ही लोहे की स्टार्टिंग होती है वहां से ऋग्वैदिक काल की समाप्ति मानी गई, और साथ ही साथ वहां से उत्तर वैदिक काल की स्टार्टिंग मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल को समायोजित किया गया। 1000 में एटा क्षेत्र में, 1000 बीसी में एटा क्षेत्र के अतरंजी खेड़ा से उस जमाने का जो लौह युगीन या लौह सभ्यता का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो इस बात का द्योतक है कि यहाँ से उत्तर वैदिक काल की स्टार्टिंग हो जाती है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1000 बीसी से 600 बीसी, क्योंकि 600 बीसी मैंने लास्ट बता ही दिया था वो कहां से आ रहा था, द्वितीय नगरीय क्रांति से। तो इनकी ये जो टाइमिंग है वो दो भागों में बांटी जा सकती है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 बीसी से 1000 बीसी के आसपास रखा गया है, और उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से 600 बीसी के आसपास रखा गया। 600 बीसी के बाद से द्वितीय नगरीय क्रांति की स्टार्टिंग हो जाती है, जहां से माना जाता है कि वैदिक सभ्यता के बारे में अवशेष खत्म हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके आगे और क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। अब हम देखते हैं वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य भी दो भागों में अपने आप में आ जाएगा, बट जाएगा। जैसे अभी वैदिक सभ्यता को बांटा गया वैसे ही दो भागों में वैदिक साहित्य भी है। एक तो है ऋग्वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक साहित्य, और दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य। तो जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो कहां से आते हैं, ऋग्वैदिक साहित्य से, क्योंकि ऋग्वैदिक साहित्य में क्या क्या है, ऋग्वैदिक साहित्य में सारे के सारे वेद मिलेंगे, मतलब चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों के चारों वेद कहाँ मिल रहे हैं, ऋग्वैदिक काल में। फिर इन वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ,
साथ ही साथ आरण्यक, और उसके साथ में क्या, उपनिषद। उपनिषद, ये चारों क्या मिल रहे हैं, ये चारों क्या हैं, ये ऋग्वैदिक साहित्य है। उत्तर वैदिक साहित्य जो हैं वो इनके बाद के हैं, वो बाद में लिखे गए हैं। इसमें पुराण मिलेंगे, इसमें उपवेद मिलेगा, ठीक है, वेदांत वगैरह है, ये सारी चीजें किसमें मिलेंगी, उत्तर वैदिक साहित्य में मिलेंगी। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, ऋग्वैदिक साहित्य पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पे, ऋग्वैदिक साहित्य पे। लेकिन ऋग्वैदिक साहित्य को पढ़ने से पहले हम एक नजर ये भी देख लेते हैं कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था, क्योंकि इस पे भी डिबेट है और इस डिबेट की वजह से यहाँ से सवाल खूब पूछे जा रहे हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि इसमें विवाद है कि इनका निवास कहाँ था, निवास स्थल। तो निवास का मतलब ये नहीं है कि वो कहाँ कहाँ भारत में पाए गए, बल्कि निवास का आशय ये है कि वो शुरुआती रूप में कहाँ पाए गए थे, वो आए मूलतः कहाँ से हैं। क्योंकि जो इतिहास लेखन हुआ, उस इतिहास लेखन में जो भारत के बाहर के लोग इतिहास लिखने के लिए प्रस्तुत हुए, या ये कह सकते हैं कि जो विदेशी लेखक थे, उन लोगों ने क्या किया कि इनको भी नहीं छोड़ा। उन लोगों ने बताया कि भारतीय लोगों को तो कुछ समझ है नहीं, उनके यहाँ की जो संस्कृति है वो इतनी अच्छी तो हो ही नहीं सकती कि हमारी संस्कृति को बीट करे। तो इसका मतलब है कि जो वैदिक सभ्यता है, जिसमें ये अपना यशोगान करते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज मिली, वो चीज मिली, बहुत अच्छी चीजें हैं, ये भी इनकी खुद की नहीं है, बल्कि वैदिक साहित्य की रचना करने वाले जो आर्यजन थे वो भी हम लोगों के देश से आए थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया, विवाद उत्पन्न कर दिया। अब इस विवाद में कुछ लोगों ने भारतीय समर्थन में रखा पक्ष को, कुछ लोगों ने विदेशी समर्थन में रखा। तो जिनके अलग अलग पक्ष हैं, उनमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रखे गए, महत्वपूर्ण स्थल बताए गए जहां से सवाल आते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे अपने बीजी तिलक की बात करें, इन्होंने उत्तरी ध्रुव को बताया था कि इनका मूल स्थान था आर्यों का उत्तरी ध्रुव, आर्यों का निवास स्थल। तो इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है, सॉरी, इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है, बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। उस पुस्तक का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। इस बुक में इन्होंने बताया है कि जो आर्य लोग थे वो कहां से थे, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र के थे, वहां से लोग आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी सभ्यता को पल्लवित किया। तो ये किसका था, उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र। इन्होंने बताया, किसने बताया था, बीजी तिलक ने बताया था, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। दूसरा पक्ष था तिब्बत क्षेत्र। तिब्बत क्षेत्र के समर्थन में कौन खड़ा हुआ, तिब्बत क्षेत्र के समर्थन में एक बहुत बड़ा नाम दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती इनका आता है। इन्होंने बताया कि ये जो आर्य लोग थे ये कहां से थे, ये तिब्बत थे। और इन्होंने इसकी चर्चा कहां पे की है, अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में की है, सत्यार्थ प्रकाश में की है। साथ ही साथ ये भी आप नोट करते रहिए कि ये पुस्तकें किसकी हैं, क्योंकि सवाल ये भी आए हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, दयानंद सरस्वती की। ये तो साधारण सा सवाल है, लेकिन ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन, ये किसकी पुस्तक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी की है। और उन्होंने बताया था इस पुस्तक के माध्यम से कि आर्यों का जो निवास था वो कहां पे था, उत्तरी में था। तीसरा सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में सबसे पहले तो यही जान ले है क्या, कौन सी जगह है। इसका मतलब क्या हुआ, सात सैंधव लगा हुआ मतलब सिंधु नदी के आसपास की नदियां, ठीक है। तो ये कौन कौन सी नदियां थी, एक तो सिंधु है आपकी,
उसकी 5 सहायक नदियां हो जाएंगी प्लस एक सरस्वती हो जाएगी। इस तरीके से ये 7 नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, इसी क्षेत्र को बता दिया कि ये सप्त सिंधु प्रदेश है, यहीं के लोग थे। ठीक है, अब इस जो सिंधु की 5 सहायक नदियां उसमें कौन कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो इस तरीके से डॉक्टर संपूर्णानंद ने बताया कि जो आर्यों का निवास था वो कहाँ था? आर्यों का निवास सप्त सिंधु प्रदेश में ही था। डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इस तरीके से आपको अलग अलग नाम मिलते चले जा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से इनके निवास के बारे में कंफर्म किया है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो साक्ष्य है जिसको विदेशी इतिहासकारों ने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया है और उन लोगों ने बताया है कि नहीं ये यहाँ के हैं ही नहीं किसी भी रूप में, उनके बारे में भी जान लीजिए। बुग्गज कोई का अभिलेख। बुग्गज कोई ये स्थान कहाँ पे है? बुग्गज कोई स्थान जो है वो आपको पश्चिमी एशिया के तान प्रदेशों में मिल जाएगी। तान समझ रहे हैं? बलूचिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरीके से तान जिसमें लास्ट में उनको तान प्रांत कहा जाता है। तो ये ईरान से ऊपर का हिस्सा और मेसोपोटामिया के आसपास का ये क्षेत्र था जहां से एक अभिलेख मिला है बुग्गज कोई। कुछ लोग इसको ईरान भी मिक्स कर देते हैं। इस अभिलेख में काम की चीज ये है कि इसमें 2 गुट थे। ठीक है, 2 गुट थे जो वहां के लोकल हुआ करते थे। उन दोनों गुटों में युद्ध हुआ और उसके बाद उन दोनों गुटों ने संधि की। तो इन्होंने क्या किया कि संधि की शर्तों को एक मतलब मानक के रूप में या कह सकते हैं साक्षी के रूप में कुछ देवताओं को समर्पित किया कि इन देवताओं के सामने हम इन शर्तों के साथ संधि करते हैं और अब आगे से युद्ध नहीं करेंगे। तो उसमें जो संधि हुई थी उस संधि के जो साक्षी देवता थे उसमें इंद्र, वरुण और नासत्य की चर्चा की गई है। और ये सारे के सारे देवता आप लोगों को ऋग्वैदिक काल के जो सबसे बड़ा वेद खास करके ऋग्वेद है उसी में सारे देवता आपको मिल जाएंगे। इंद्र वरुण तो सीधे इसी नाम से ही मिल जाते हैं। नासत्य के बारे में इसको विश्वकर्मा के नाम से भी जाना गया है कि भाई शायद ये विश्वकर्मा की बात कर रहे हैं, वो देवता थे। लेकिन मजेदार बात ये है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण देवता है वो क्या है? अग्नि, और उसकी वहां पे कोई चर्चा नहीं की गई। ठीक है, तो इस तरीके से बुग्गज कोई अभिलेख भी कहीं न कहीं इस बात का संकेत देता है कि शायद इसको लिखने वाले या इसको वहां पे रोपित करवाने वाले लोग आर्यों से या तो जुड़े रहे होंगे या खुद आर्य ही रहे होंगे। तो इस आधार पे इसकी यहाँ पे कनेक्टिविटी बन रही है। एल.डी. कल्ला साहब ने तो बोल दिया कि नहीं ये कश्मीर के ही हैं और कहीं के नहीं हैं, ये अपने कश्मीर क्षेत्र के ही हैं। एल.डी. कल्ला, ये भी नाम एक बार पूछा गया था, ज्यादा खास है नहीं लेकिन एक बार आ गया है। एल.डी. कल्ला, इन्होंने क्या बताया कि ये कहाँ के हैं? कश्मीर क्षेत्र के। ये सारे नाम हैं जो इनके निवास स्थान से संबंधित हैं और खूब सवाल पूछे गए हैं, इनकी चर्चा हो गई। अब देखते हैं कि जो इनके साहित्य हैं उन साहित्यों में क्या क्या बताया गया है। देखिए उस जमाने में जो चारों वेद हैं, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद हैं, उसमें कहीं ना कहीं सारी जानकारी मिलती है। देखा जाए अगर धार्मिक रूप से आप उनका अध्ययन कर रहे हैं तो आप समझ नहीं सकते क्या है, लेकिन अगर इतिहासकार के रूप में या अपने एक मतलब स्टूडेंट हैं हम लोग तो खैर अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन जब एक इतिहासकार अध्ययन करता है तो उसके अंदर से वो चीजें निकालता है जो एक आम आदमी नहीं समझ सकता। जैसे ऋग्वेद के अंदर नॉर्मली तो यही समझा जाता है कि जो ऋचाएं हैं वो कहीं ना कहीं देवताओं की स्तुति हैं, लेकिन एक इतिहासकार जब देखता है उसको तो ये समझता है कि वो उन देवताओं की पूजा अर्चना या आराधना क्यों कर रहे थे, स्तुति क्यों कर रहे थे, उन देवताओं का संबंध किन किन चीजों से था। ठीक है, साथ ही साथ
उन जगहों पे सामाजिक जीवन कैसा पाया जाता था। सामाजिक जीवन का तात्पर्य यह है कि क्या वो लोग धार्मिक रूप से कुछ आस्था वास्था रखते थे, तो बिल्कुल रखते थे, भाई देवताओं की स्थिति हुई। अगर धार्मिक रूप से आस्था रखते थे तो किन तरीके से उनके पूजे पाठ वगैरह ये सब किए जाते थे, हवन होता था, यज्ञ होती थी, ये सारी चीजें। तो ये सारी जानकारी कहाँ से मिल रही है, आपको इन्हीं ग्रंथों से मिल रही है। तो इसमें से जो वैदिक साहित्य उसमें हम पहले वेदों के बारे में जानेंगे, वेदों के बारे में। तो देखते हैं कौन कौन से वेद हैं। तो सबको पता है 4 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद। सीधा सवाल यही पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो यही ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद के बाद दूसरा कौन सा वेद है? सामवेद। तीसरा कौन सा है? यजुर्वेद, यजुर्वेद। और चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो इस तरीके से ये 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। आज हम चर्चा ऋग्वेद की ही कर पाएंगे और इसकी भी पूरी चर्चा नहीं हो पाएगी, थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी। उसके बाद हो सकता है टाइम अप हो जाए और हम अगली चीजें अगले लेक्चर में कंप्लीट करें। देखते हैं जल्दी में कितना क्या हो सकता है ऋग्वेद में। हाँ, एक चीज छूट रही है, जो ऊपर से 3 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको वेदत्रयी में रखा गया है। इनको किस में रखा गया है? वेदत्रयी में। इसका तात्पर्य क्या होता है? मतलब ये 3 ऐसे वेद हैं जिनके अंदर यज्ञ से संबंधित या कर्मकांड से संबंधित बातें लिखी गई हैं। ठीक है, यज्ञ या कर्मकांड से संबंधित बातें रखी गई हैं। लेकिन जो चौथा वेद है अथर्ववेद, उसके बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए इस अथर्ववेद को वेदत्रयी में नहीं रखा जाता। दूसरी बात क्या है कि जो अथर्ववेद है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा रचा गया था, अथर्वा ऋषि के द्वारा। अब चूंकि अथर्वा ऋषि थे इसीलिए इनके नाम पर इस वेद का नाम क्या बन गया? अथर्ववेद। अगला पॉइंट है कि वेदों की रचना किसने की? तो वेदों की रचना श्री कृष्ण द्वैपायन ने की। कृष्ण द्वैपायन, इनको अब इन्होंने क्या की? इन्होंने वेदों की रचना की और वेदों के रचयिता होने के चक्कर में इनका एक नाम वेदव्यास भी पड़ गया, वेदव्यास भी। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन का ही नाम क्या है? वेदव्यास है। तो यहां तक चीजें समझ में आई कि चारों वेदों में रचना किसने की है? 3 वेद की कृष्ण द्वैपायन ने, इसीलिए इनका नाम क्या है? वेदव्यास। अथर्ववेद लास्ट में बना है, इसको किसने रचा है? अथर्वा ऋषि ने। और इन ऊपर के 3 वेदों को वेदत्रयी कहते हैं क्योंकि इसमें यज्ञ और कर्मकांडी विधान बताए गए हैं, जबकि अथर्ववेद में ऐसा कुछ नहीं है। अथर्ववेद में लौकिक जीवन के बारे में सारी जानकारी दी गई है। इसमें अथर्ववेद में जो टोटके हैं और खास करके आपका पूरा का पूरा मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, विज्ञान वगैरह, ये सारी चीजों को यहाँ पे रखा गया है। तो भौतिक चीजें इसमें मिलेंगी आपको और जो अलौकिक या पारलौकिक चीजें वो आपको ऊपर के 3 वेद में मिलेंगी। अब देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। यहां से भी एक बार सवाल आ गया था। सवाल ऐसा था कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं और वहां पे 1017 लिखा गया था, लेकिन ये नहीं लिखा गया था। तो क्या 1017 सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। 1017 कैसे सही हो रहा है ये भी जान लीजिए। इसके जो खंड बनाए गए हैं वो 3 खंडों में से बनाया गया है, साकल, बालखिल्य और वास्कल। तो जो साकल पक्ष है उसमें 1017 सूक्त हैं। ठीक है, और जो बालखिल्य है वो परिशिष्टि है, परिशिष्टि। इस परिशिष्ट में 11 सूक्त हैं जो इसी में जोड़ दिए गए हैं। तो इस तरीके से 1017 प्लस 11 अगर जोड़ लो तब कितना बनता है? 1028 सूक्त। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए केवल साकल की बात की जाए तो उसमें केवल 1017 सूक्त मिल रहे हैं।
तो इसलिए यह भी विकल्प सही हो रहा था। और जो वास्कल है, वास्कल के सूक्त प्राप्त नहीं हो सके हैं, वो अप्राप्त हैं, तो इसलिए उनको ऐड ही नहीं किया गया। ठीक है, इन 10 मंडलों में 7, 8, 9, 10 जो 2 से लेकर 7 तक के हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राचीन मंडल हैं। इनकी रचना पहले ही हो गई थी। लेकिन जो पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल है, ये बाद में जोड़े गए, ये परवर्ती काल के हैं। ये पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती ना कहें मतलब प्राचीन है, शुरुआती हैं, और ये परवर्ती काल के मतलब बाद में जोड़े गए हैं। पहला, 8वां, 9वां और 10वां। दूसरी चीज, ये 2 से जो 7 तक के मंडल हैं, इनकी सबकी शुरुआत अग्नि के श्लोक या स्तुति के बाद से है। मतलब शुरुआत किससे हो रही है? अग्नि की स्तुति के साथ। ये सारे के सारे मंडलों की शुरुआत किससे हो रही है? अग्नि की स्तुति के बाद हो रही है। और पहला, 8वां, 9वां और 10वां जो मंडल है वो क्या है? वो अर्वाचीन है, प्राचीन नहीं है, बाद का हुआ है, परवर्ती काल का। दूसरी चीज यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी कि इन मंडलों में से किस मंडल में पुरुष सूक्त है? खूब सवाल पूछा गया है। 10वां मंडल ऐसा मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त। और इस पुरुष सूक्त में ही बताया गया है कि पूरे संसार में जितने भी मानव हैं या जो भी समाज है, समाज के चारों वर्ण एक महा मानव या कोई देव पुरुष या आदि पुरुष, जिसे भी जो भी आप समझ लें, उससे उसकी उत्पत्ति हुई है, आदि पुरुष से। और उस आदि पुरुष के सिर से या दिमाग की बात अगर करें, वहां से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मण की। और उसके बाजुओं से मतलब हाथों से बाहु या भुजा या हाथ, इससे किसकी उत्पत्ति हुई है? क्षत्रिय की। ठीक है। और जो उदर भाग है उससे किसकी उत्पत्ति हुई है? वैश्य की। और जो पैर हैं, पैरों से किसकी उत्पत्ति हुई है? शूद्र की। तो यहाँ पे जो वर्ण विभाजन किया गया है उसका कहां पे आपको साक्षी देखने को मिल रहा है? 10वें मंडल पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन को रखा गया है, जो कि ऋग्वेद में पाया गया। ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया कि एक आदि पुरुष है, उस आदि पुरुष के सिर से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, हाथों से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। क्षत्रिय का मतलब है यहाँ पे ये बल सूचक है। ठीक है, बल सूचक। और उदर भाग से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर को भी दिखाया है, इनके कार्य विभाजन को भी बताया है। कार्य विभाजन में इन्होंने बताया है कि जो ब्राह्मण है वो सिर्फ ज्ञानार्जन और ज्ञान वितरण का कार्य करेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ज्ञानी है और इसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया है कि क्षत्रिय है, ये केवल एक ही काम करेगा, प्रजा की रक्षा का कार्य करेगा, युद्धों के प्रबंध का कार्य करेगा। तीसरा बताया गया जो उदर भाग से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, वैश्य का कार्य क्या है कि यह खेती संबंधी, वाणिज्य संबंधी कार्य करेगा, इसके अलावा इसका दूसरा कोई कार्य नहीं रहेगा। और जो पैर से उत्पत्ति शूद्र की हुई है उसके बारे में बताया गया है कि शूद्रों का कार्य यह है कि वो ऊपर के सभी वर्णों की सेवा करेंगे। हालांकि ये पूरी तरीके से अन्यायप्रिय माना जाएगा, क्योंकि आप वर्तमान समय में सब कुछ देख रहे हैं कि ये बंटवारा बिल्कुल गैर तर्क से युक्त था। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, इसी ऋग्वेद में इसी बंटवारे के लिए जो पक्ष दिया गया उसमें एक चीज और भी बताई गई है कि जो ये वर्ण विभाजन है, इस वर्ण विभाजन को वहां पे पैतृक नहीं माना गया, बल्कि कार्य आधार पर उनके वर्ण बंट जाते थे। अगर किसी पंडित का लड़का मतलब ब्राह्मण का लड़का बाद में अगर दूसरे कार्यों में लिप्त हो रहा है तो वो उस वर्ण में शिफ्ट हो जाता था। लेकिन कुछ दिन मतलब कुछ समय के बाद, ये वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल में जब जाएंगे
तो यही वर्ण विभाजन फिर क्या हो जाएगा, पैतृक संबंध लेकर चलेगा, जो जिसका बेटा होगा वो उसी जाति का हो जाएगा। तो इस तरीके से सामान्य जानकारी थी। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बच रही हैं जो हम बाद में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।